जिंदगी है, जिंदा दिली है। जिंदगी ईश्वर द्वारा रचित एक कृति है। जिंदगी कभी पानी है तो कभी प्यास है। टूटती आखिरी सांस में भी छोटी सी एक आस है। जिंदगी कभी धूप है तो कभी छाँव है। कभी गतिमान है जिंदगी तो कभी पड़ाव है। या यूं कहें, जिंदगी एक पहेली है जिसमें ख्वाहिशें अनगिनत पली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, आपके इस शो की होस्ट और सभी की दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं वे एक पावर कपल हैं। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है अपनी जिंदगी में। तो चलिए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और स्वागत करते हैं संकल्प और रोशनी का। नमस्ते संकल्प, नमस्ते रोशनी। नमस्ते। आप दोनों का स्वागत है इस शो में। थैंक यू। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम संकल्प है और मेरी पैदाइशी कानपुर से हुई है और पिछले 15 साल से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। स्टार्टिंग मेरी एजुकेशन होटल मैनेजमेंट में हुआ था, जहाँ मैं रोशनी से मिला था। और बहुत चेंजेस करने के बाद अब पिछले 17 सालों से मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिसका नाम है फिडेलिटी इंटरनेशनल। उसमें एक डायरेक्टर की पद पे हूँ मैं। और 15 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए। वेलकम। तो मेरा नाम रोशनी मलैया लाल है। मध्य प्रदेश में एक छोटी सी टाउन है सागर नाम की, मैं वहाँ से हूँ। बचपन में मैं हॉस्टल चली गई थी 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। तो MGD जयपुर से मैंने पढ़ाई करी है। जैसे कि इसने बोला, हम कॉलेज में बैचमेट्स थे, होटल मैनेजमेंट किया है हमने। होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं किया है, बस 6-8 महीने काम किया है। मैं शिमला में थी, ये बॉम्बे में था, और बहुत दूर लगता था हम लोग का डिस्टेंस, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया हम छोड़ के दिल्ली आके कुछ एक साथ करते हैं। तो फिर हम लोग ने कुछ कंपनीज़ एक साथ ज्वाइन करी। फिर 2007 मैं एक्सपेक्ट करने लगी थी, तो फिर मैंने ऑफिस अपना काम छोड़ दिया था। 2008 ऑनवर्ड्स आई थिंक हम स्पिरिचुअलिटी में बस बहते चले गए। कुछ प्लान नहीं था, कुछ सोचा नहीं था, और बस यहीं तक की जर्नी है अभी। उसी में है अभी तक। नाइस। तो जैसे आपने बताया कि होटल मैनेजमेंट आप दोनों ने इनिशियली किया, और आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई और कैसे आप लोगों की जर्नी आगे एज अ कपल शुरू हुई? एज अ कपल आई थिंक एंड ऑफ 3rd ईयर हम लोग की एज अ कपल, मतलब वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड टुगेदर। उससे पहले हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग के ग्रुप सेम थे, और 2nd ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग बहुत हंसी मजाक, एक साथ घूमना, ग्रुप में रहना, और बहुत अच्छे फ्रेंड्स पहले बन गए थे। और 1st ईयर में तो हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। तो यूजुअली कॉलेज में रैगिंग के तौर पे सारे लड़कों के बाल छोटे छोटे कटवा दिए जाते थे, जिसको कहते थे पप्पू कट। तो सारे लड़के एक, चाहे कोई कितना भी गुड लुकिंग होए, सारे लड़के एक जैसे दिखते थे। तो लड़कों पे कोई ध्यान ही नहीं जाता था। तो आई डोंट थिंक हमारा कुछ भी इंटरेक्शन, ऑल्दो हम लोग सेम क्लास में थे। आपका क्या इसमें ऐड ऑन करेंगे आप? जैसे इन्होंने बोला कि इनको 1st ईयर लड़के शायद अच्छे नहीं लगते थे, शायद मुझे भी 1st ईयर लड़कियों के अलावा कोई और लड़कियां पसंद थी नहीं। लेकिन हमारी, जैसे रोशनी ने बोला, 2nd ईयर से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, और वो बहुत गहरी दोस्ती है और आज तक है। हम लोग बहुत एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। बट 3rd ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग। तो शादी की बात कहाँ तक कैसे पहुँची आपकी फैमिली में? कैसे आपने बताया, या म्यूचुअल था? म्यूचुअल एक्चुअली मेरे फैमिली में आई थिंक लव मैरिज हेरिडिटरी है। ओके। तो इट वाज वेल नोन कि लव मैरिज ही होएगी, और तो इसकी फैमिली ने भी बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया, मेरी फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया। 2004 we got married, so it's been like 20 years almost. It will be 20 years now. तो बहुत easily हो गया था सब। वाओ।
जैसा कि आपने बताया कि 15 इयर्स से आप जब शुरू हुए, आए दिल्ली में सेटल हुए, तब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और आपने बोला तब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बाद। यस। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कैसे आप दोनों साथ साथ आए स्पिरिचुअलिटी में या अलग अलग आए? तो कैसा था आपका एंट्री कैसे थी स्पिरिचुअलिटी में? एंट्री थोड़ी सी हमारे लिए एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था हमारी लाइफ में। मेरा चहेता नेफ्यू, जिससे जो एक जिगर का टुकड़ा होगा हमारी पूरी फैमिली में, उसकी एक्सीडेंट में अनटाइमली डेथ हुई और उसने पूरी फैमिली को हिला दिया था। और हमारा सोच ये थी कि हम लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, तो हमारे साथ ये कैसे हो गया। और उस जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर नहीं मिल रहा था, और शायद उसी वजह से हम स्पिरिचुअलिटी में गए, लाइफ बियॉन्ड डेथ। एंड उसी दौरान हमारी एक और रिलेटिव ने हमें बुक से इंट्रोड्यूस कराया, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स बाय डॉक्टर ब्रायन वीस। एंड देन वी गॉट इंटरेस्टेड इन past life regression. That's the first time we then connected to Ambika Khanna in Gurgaon, and both of us actually went for our past life regression session on the same day. So exactly same day I would say that we started on our spiritual journey, and then from there Ambika ji introduced us to Dr. Newton, and Dr. Newton and Dr. Lakshmi, और उनके साथ हमारे बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई हैं जिसके लिए हम साथ साथ ही गए या अलग अलग गए हैं वर्कशॉप्स में। सो आई थिंक स्टार्टिंग साथ में वहाँ से हुई थी। तो हाउ वर यू कन्विंस्ड टू गो फॉर द सेशंस? कन्विंस होने की बात ही नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग ने सबसे पहला जो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवाया था, उसके बाद जब हमें पता चला कि ऐसी और भी चीज़ें होती हैं तो उसकी अवेयरनेस हमें बिल्कुल नहीं थी तब तक। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है वो तक नहीं पता था। तो उसकी जब अवेयरनेस आई और हमने कुंडलनी, ब्रेथ वर्क, इनर चाइल्ड, फिर और भी मास्टर्स से कनेक्ट हुए, जैसे जूडी सटोरी है जो लाइट लैंग्वेज जानती हैं, फिर ब्रैंडन बेज है जिसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन सब की अलग अलग तरीक़ों से ओशो से कनेक्ट हुए, तो समझ आया कि मेडिटेशन कितने अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है, कि आप डांस करते हुए भी मेडिटेट कर सकते हो, आप ट्रैवल करते हुए मेडिटेट कर सकते हो, मतलब देयर इज़ नो लिमिट। तो उसमें हमें कुछ एफ़र्ट नहीं करना पड़ा इस लाइन में, इस पाथ पे जाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि बस एक बहाव है, हम बहते चले जा रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा था। ब्यूटिफुल। सो आई थिंक इट वाज योर कॉलिंग कि आपको एक, मे बी दैट रीज़न वाज नॉट अ पॉजिटिव रीज़न, बट एक ओपनिंग मिली, बट देन यू एक्सेप्टेड इट सो ब्यूटिफुली, एंड देन जस्ट आप उसके फ्लो में, जैसे आपने बोला, कि बहते चले गए। करेक्ट। ब्यूटिफुल। सो अब मैं ये जानना चाहूँगी आप दोनों से कि रिश्तों को मजबूत रखने के लिए आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों को एक मैरिड लाइफ में मजबूत रख सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अपनी रिलेशनशिप में मैं जान गया था कि या मेरी गलती हो सकती है या मैं गलत हो सकता हूँ। तो वो उस अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों सहमत हैं और उसमें हमें हेल्प मिलता है। लेकिन अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी हम एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो शायद हमारे दिमाग में होती हैं, हम उनको व्यक्त नहीं करते हैं। एंड इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि हम डे वन से उस सोच से वाकिफ़ थे, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ें अपने रिश्ते में, एक दूसरे को बता पाते हैं कि हमें क्या चाहिए है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि वो बड़ा क्लियर हो जाए, इजी हो जाए दूसरे को करेक्ट होने में। बहुत बारी जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं, पहले ज़्यादा लड़ाई होती थी, अब कम होती हैं बहुत, तो जब लड़ाइयाँ होती तो समझ में ये आता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ मिसअंडरस्टैंडिंग से होती थी। हम लोग कभी नहीं चाहते कि एक दूसरे को हर्ट करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कम हो गई, या इसने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, या कहीं ना कहीं अनबन उसकी वजह से ज़्यादा होती थी।
तो वही है कि कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा साफ़ रहे, क्लियरली आप बता सकें दूसरे इंसान को कि आप क्या चाहते हैं। कोई भी छोटी सी सिचुएशन अगर कहीं पहुंचना है टाइम से भी, तो उसमें जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लैरिटी से होना चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक आप में आपको जोड़ के रख सकता है। सो आई थिंक आपने ये बहुत ही अच्छी बात करी। जैसे हमारे पत्री सर भी यही कहते हैं कि एक कपल होने से पहले आप एक दोस्त हैं, और वो दोस्ती अगर पूरी ज़िंदगी बरकरार रहे तो हम एक रिलेशन को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। करेक्ट। सो अगला सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि रिश्ते बहुत ही नाजुक हो चुके हैं और बहुत ही छोटी सी बातों पे रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, तो आप दोनों को क्या लगता है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आपने अपनी लाइफ में कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप हमें बताइए कि कैसे एक रिलेशनशिप को परफेक्ट बना सकते हैं और टूटने से बचा सकते हैं। आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट करें दूसरा पर्सन जैसा है, और उसको स्पेस दें कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लव और केयर की आड़ में आके दूसरे इंसान को इतना थोप देते हैं अपने लव से कि वो सफोकेटिंग हो जाता है दूसरे के लिए बहुत बारी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो जैसा है उसकी अपनी जर्नी है, ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि उसकी अपनी ग्रोथ उसके लिए ज़रूरी है, आपकी भी ग्रोथ और उसकी भी ग्रोथ। और व्हेन यू बिकम अ कपल, जब आप शादीशुदा एक कपल बन जाते हैं तो आप टीम वर्क जैसे काम करते हैं। तो आपकी इंडिविजुअलिटी वहीं रहनी चाहिए, लेकिन आपको एज अ लाइफ पार्टनर भी एज टीम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और मैनेज करना चाहिए एज अ टीम, दूसरे को अपनी स्पेस देते हुए और एक्सेप्ट करते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के आईना हैं, और कई बार हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ नहीं होती, और उससे भागना नहीं चाहिए। बिकॉज़ अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमने एक लाइफ पार्टनर चुना है, वो इसलिए चुना है ताकि वो हमें वो चीज़ें दिखा सकता है अपने बारे में जो शायद हम देखना नहीं चाहते। और इसलिए जब वो कठिन मोमेंट आते हैं, उसको समझना कि ये मुझे वो सिखा रहा है जो मेरे लिए शायद लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। आई थिंक अगर वो सीख हम सीख पाएँ तो सारे रिलेशनशिप्स को हम एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं रादर देन नेगेटिव। अगर मैं एक एग्जांपल से बोलूं, रोशनी से जो मुझे सबसे बड़ी सीख मिलती है कि वो कैसे अपने आप से इतनी कंफर्टेबल है, अपने आप को प्रायोरिटी देती है, और शायद वो अपनी ज़िंदगी में मैं नहीं कर पाया। वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है रोशनी का, और मैं अपने आप को उससे सीखता हूँ। क्योंकि इनने मेरी थोड़ी तारीफ़ करी है तो मुझे ध्यान में आया है कि एक और रीज़न है कि कपल्स में अनबन होती है, क्योंकि हम शुरू के कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं कि हमने शादी क्यों करी है। तो दूसरे की जो खूबियाँ हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसकी जो खराबियां हैं, क्योंकि हम उसके साथ ज़्यादा जुड़ के जीने लगते हैं, वो ज़्यादा उभर के दिखती हैं। तो कोई भी कपल को एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिल्डअप करना ज़रूरी है, उसको नीचा ना, एक दूसरे को नीचा ना दिखाना, कॉन्फिडेंस देना, सपोर्ट देना। एकदम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कुछ भी काम होए उसमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और लव एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि प्यार ही नहीं बता पाते कि आई लव यू, ये 3 शब्द ही नहीं बोले जाते बहुत परिवारों में। तो थैंकफुली हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है प्यार कैसे करना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल चीज़ है, हग करना, गले लगना, छूना, हाथ पकड़ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें बहुत मीनिंग है। तो आई थिंक एक वो भी चीज़ है कि जब हमें किसी की बुराई दिखती है तो हम उससे फिज़िकली भी डिस्टेंस कर लेते हैं, तो वो ना करके अप्रिशिएट करें और पास आए, तो वो बेटर एक रिलेशनशिप को बनाता है। आई थिंक बहुत ही आपने सिंपल बात है जो आपने बताई
कि अप्रिशिएट करना पार्टनर को। और जब हम एक्चुअली शादी होती है कुछ सालों तक तो बहुत एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं और जताते हैं, बट वंस आपकी फैमिली लाइफ शुरू होती है, बच्चे और कुछ साल अपने अपने में बिजी हो जाते हैं, तो हम दूसरे की कमियां ज़्यादा देखने लगते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं आई थिंक जो एक कपल को अलाइव रखती हैं, उनके रिलेशनशिप को ज़िंदा रखती हैं, कि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि संकल्प ने कहा कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होते हैं, हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना होता है। बट आई डोंट थिंक कि हम लोग ये क्यों नहीं समझते कि एक कपल में जो है ईगो नहीं आनी चाहिए। जैसे हम बाकी रिलेशंस माँ बाप बच्चों से इतना कुछ एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं, तो ऐसे ही अपने पार्टनर के साथ भी एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए और उनसे सीखते रहना चाहिए। सो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है आप दोनों की और मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप दोनों को लगता है कि लाइफ में एक पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक और संसारिक दोनों ही तरीके से? बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हर टाइप की सिचुएशंस आती हैं, अच्छी बुरी। अच्छी में भी सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई चाहिए होता है, और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। तो जब पता रहता है कि हमारे पीछे रॉक सॉलिड कोई पिलर खड़ा है जो हमें देख रहा है कि हम ठीक जा रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ के खड़ा है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, इट डज़न्ट मैटर, सपोर्टिव आपको होना ही चाहिए कोई भी चीज़ में। चाहे वो बच्चों को बड़ा करने में जो डिसीजन मेकिंग है, तो दोनों के एक साथ कम्युनिकेट करके एक साथ एक प्लान बनाना चाहिए, और एक कपल को यू शुड बी ऑन द सेम पेज। कोई अलग सोच रहा है, कोई अलग सोच रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड आ जाता है। तो इसीलिए एक पेज पे रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा अहम है। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि सपोर्ट मांगना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक आदमी बहुत बार ईगो होता है और बहुत ही हम्बल तरीके से, और मुझे तो लगता है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आता है जब हम दूसरे से मदद मांगते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को उसको उभारना होता है। सो अपने पार्टनर से मदद मांगिए और बहुत कुछ आप उससे पा सकते हैं। एंड लाइफ पार्टनर का मतलब ही पार्टनर है, और कोई भी चीज़ हम करते हैं इसको सपोर्ट बिकम्स नेचुरली पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल। सो जैसे कि आप दोनों के कहने से कि एक टीम वर्क की तरह हमेशा, जैसे आपने बोला, कि काम करना चाहिए। तो पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद कुछ खटास आ जाती है लाइफ में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। और फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे फिर बच्चों के इश्यूज़ हों, चाहे आपस के कोई पर्सनल ग्रजेस हों, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ आया टाइम जब आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? तो जैसे कि मैंने बोला था पहले कि पहले हमारी ज़्यादा लड़ाई होती थी, अब थोड़ी कम होती है। तो शादी के कुछ साल पहले तक हमारी 2-2 दिन तक लड़ाइयाँ चालू होती थी कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो वो दिल को बहुत दुखाने वाली दिन होते थे, काफ़ी रोना धोना और ब्लेम करना दूसरे को। लेकिन अब हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है फ़ाइट का, वो 2 मिनट हो गया है। तो इट इज़ सच अ रिलीफ, क्योंकि आई थिंक हमने ये समझा है कि सॉरी शब्द में बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, और अब हम ये समझ गए हैं कि हम एक दूसरे को दिल दुखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे को ख़राब लगता है तो ऑटोमेटिकली खुद को ख़राब लगता है। तो अगर हमारी लड़ाई होती है अब, तो मैं अगर उठ के जा रही हूँ तो मैं टर्न करके वापस आ जाऊँगी, ये भी उठ के आ जाएगा कि अरे सॉरी, एंड देन वील हग एंड देन इट विल गेट सॉर्टेड। तो हमने उसको कैसे हैंडल किया है, आई थिंक हमने ब्लेम करना बंद कर दिया है। अपनी जो बाहर की सिचुएशंस हैं, ये बोलना कि उसकी वजह से गलत हुआ, तुमने गलत किया, तुमने वो काम नहीं किया, तुम्हें करना था, वो बहुत ईज़िली आ जाता है ये हमारे सेंटेंसेस में, कि किसी और की गलती से मैं गुस्सा हूँ, या किसी और की गलती से सब पूरा दिन ख़राब हो गया, या समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन इस
अब हम रियलाइज़ कर चुके हैं कि जो भी सिचुएशन में हम हैं, जैसे भी हमारा मूड स्विंग हो रहा है या जो भी हम फील कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में खुद में है। हम दूसरे को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हमारी फीलिंग्स के लिए। तो ये था। मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन कब क्या रोल प्ले करेगा, वो शायद उसमें हम काफ़ी आगे आए हैं। लेकिन हाँ, अभी भी बड़ी बड़ी चीज़ों में शायद अभी भी तनाव रहता है, जैसे एसी का टेम्परेचर क्या होगा, उसमें अभी भी अनमन है, वो शायद उसमें समझौता अभी बाकी है होना। थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा शायद उसको ठीक करने के लिए। बट दैट्स सच अ स्वीट थिंग। आई मीन कि इन्होंने बोला कि छोटी छोटी बातें जैसे घर संभालना और वो तो अभी सुधर गया है, बट बड़ी बात जैसे कि एसी का टेम्परेचर क्या होगा। दैट्स सो क्यूट। तो आप लोगों ने जैसे बताया कि आप लोगों ने इतनी सारी मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करी हैं, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स और कोर्सेज करे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर उसने कैसे आपके लाइफ में हेल्प किया इस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में? मुझे लगता है सबसे बड़ा सीख जो मुझे मिली है कि मैं अपने बाहर या किसी और को अपनी ख़राब सिचुएशंस के लिए ब्लेम करना बंद कर दिया है मैंने। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जो मेरे मुताबिक नहीं हुई है, अपने अंदर झांकने से मुझे उसका रीज़न, रूट कॉज, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न मुझे दिख जाते हैं। और कोई भी आंसर बाहर नहीं है, आपके अंदर है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार लगती है कि किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप ही हो अपनी खुशियों का और दुखों का कारण। लेकिन वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। तो आपने मोडालिटीज़ का पूछा, तो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और गाइडेड मेडिटेशंस, फिज़िकल इमोशनल हीलिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग से पिछले 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं वो काम कर रही हूँ। मैं को उन सब चीज़ों से क्या बदलाव मिला, वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि पहले जब मैं अपने आप की लाइफ में मेरी लाइफ 2 भाग में बटी है। एक है जब मैं स्पिरिचुअलिटी में मेरे को अवेयरनेस आई कि बहुत सारा चीज़ें हैं दुनिया में जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, और कॉन्शियस थिंकिंग। तो और उसके पहले वाली ज़िंदगी जब मेरा दिमाग कंटिन्यूस चलता था, तो दिमाग जैसे चेन ऑफ थॉट्स होती थी और एक थॉट से दूसरा थॉट कनेक्टेड भी नहीं रहता था, और एक थॉट यहाँ है तो दूसरा वहाँ है। मैं कंटिन्यूसली सोचती थी और बहुत बारी अपने आप को पुल डाउन अपने थॉट्स की वजह से करती थी, अपने विचारों की वजह से। तो मैंने ये समझा कि हमारे जो विचार हैं, हमारा हर एक थॉट कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीख और समझ लिया है। क्योंकि आज मैं अगर कुछ सोचती हूँ तो मुझे पता है वो सच हो ही जाएगा, और बहुत जल्दी मुझे वो दिख जाता है कि वो सच होते हुए दिख जाता है। तो अपने आप को ये, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, जहाँ मैं भी सोचती थी कि एक हमारा दिमाग ही एक बिल्कुल सेफ स्पेस है, जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो कोई नहीं जान सकता, वो बिल्कुल छुपे हुए हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा बुरा कचरा एनीथिंग। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि हमारे जो थॉट्स हैं वो ही हमारे जो अराउंड जो वाइब्रेशंस हैं वो ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप कुछ सोचते हैं, अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आप अच्छा फील करोगे, जब आप बुरा सोच रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस सोच रहे हैं, तो आप बुरा फील करोगे, और वो जो फीलिंग है आपकी, वो आपकी एनर्जी फॉर्म करती है, और वही फ्रीक्वेंसीज आप पे लौट के आती हैं। तो अगर आपको अच्छा फील करना है तो अच्छा सोचिए, तभी आपके साथ अच्छा ही अच्छा, मतलब इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट वो होता है। तो ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे को अपने थॉट्स ठीक करने की। बहुत ही सहज तरीके से हमें रोशनी ने ये समझाया और संकल्प ने कि कैसे हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, और रोशनी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी हमें एक्सप्लेन करा
तो चलिए लेके चलते हैं उन्हें हमारे फर्स्ट सेगमेंट यादों की बारात में। तो रोशनी, संकल्प, ये हमारा राउंड है यादों की बारात, जिसमें हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको और उनके साथ जुड़ी हुई सभी यादों को आपको हमारे साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। ये पिक्चर मेरे 40th बर्थडे की है, लेकिन जो इससे मेमोरी आती है वो हमारी फेवरेट गाड़ी की आती है। और मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक़ है। हम लोग बहुत सारी रोड ट्रिप्स करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, पास में जाते हैं, दूर जाते हैं। बस बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज जुड़ी हैं। और येलो कार है, तो सब जगह जहाँ पे भी अगर पार्किंग में भी ले जाते थे तो गार्ड बोलता था सर कलर बहुत अच्छा है सर। और इसको हमेशा ये लगता था कि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता रोड पे, ट्रैफिक लाइट नहीं ब्रेक कर सकता, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता क्योंकि स्पॉट हो जाएगी, येलो कार है। और आई थिंक हम दोनों का लव एट फर्स्ट साइट था इस कार को देखते ही। वी फेल इन लव विद द कार एंड ये हमारे बिल्कुल सबसे फेवरेट कार है। वी मिस इट, अब नहीं है हमारे साथ ये कार। नाइस। तो देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये आप भी जुड़े हैं सोल सेतु से, तो अंबिका जी ने इनवाइट किया था हमें ऑटो राइटिंग के सेशन के लिए। वो एक स्पिरिचुअल मेला टाइप का था और आई थिंक वो पहली बार होएगा जो हमने इतनी ऑटो राइटिंग करी थी एक के बाद एक, करीब 15 लोगों के साथ। यूजुअली मेरे सेशंस होते हैं जब मैं एक इंडिविजुअल के साथ राइट करती हूँ, लिखती हूँ। और लेकिन इस बारी आधे घंटे के स्लॉट्स थे जहाँ 15 लोग आए थे और 12-15 लोग होंगे। और फिर हमने पहली बार रियलाइज़ किया कि हम इतने सारे लोगों के लिए इतने घंटों तक लिख सकते हैं, कनेक्टेड रह सकते हैं। वाओ। मुझे तो लगता है कि कई बार जब मैं अपने काम में इतना बिज़ी हो जाता हूँ तो सोल सेतु के थ्रू, उस इवेंट के थ्रू वापस आना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, पूरा 3-4 दिन वापस आना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Yeah, it was a very beautiful, memorable carnival, spiritual carnival, which we organized. Around 1,000-1,500 people came. तो बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट था। और इनफैक्ट क्योंकि जब ऑटो राइड करते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, पूरा फोकस चाहिए रहता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि स्कूल के बच्चे भी थे और वो टेंट था, उसके अंदर थे हम लोग, लेकिन इतना हल्ला और मस्ती मजाक सब बाहर हो रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो पहली बार था ज़िंदगी में कि मैं रियलाइज़ किया, ये सीख थी मेरी कि इतने केओस या इतने हल्ला में भी आप कंसंट्रेट करना चाहो तो आप कर सकते हो और अच्छे से। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस दिन का। नाइस। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ओके। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कन्वेंशन 3 जो डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी हर साल ये होस्ट करते हैं। तो हम रोशनी और मैंने एक किताब लिखी है, माई कॉन्शियंस, ऑटो राइटिंग पे है वो। और सबसे पहला थॉट डाला था मेरे दिमाग में और रोशनी के दिमाग में डॉक्टर न्यूटन ने, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि हमें लगता है कि आपसे एक किताब आएगी। और जब ये कन्वेंशन हुआ उसके सिर्फ 2 दिन पहले हमारे पहली ये किताबें आई थी और डॉक्टर न्यूटन ने उस स्टेज पे वो लॉन्च करी थी। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ब्यूटीफुल। जब हम किताब लिख रहे थे तो ये पूरी, हम लोग उसके ऑथर्स नहीं बोल सकते सही मायने में, क्योंकि हमें एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ने ही पूरी किताब लिखवाई है। तो ऑटो रिटन है ये किताब। और हमें हम लिख तो लिया था हमने काफ़ी जल्दी इस किताब के लिए। आई थिंक 6 महीने में हमने लिख लिया था, लेकिन इसको एडिट करना और पूरा पुट टुगेदर कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लगा। और डॉक्टर न्यूटन ने ही इसको प्रूफ रीड किया था और काफ़ी चीज़ें हम ही नहीं बिलीव कर रहे थे जो हमने लिखी थी कि ये तो नहीं हो सकता। तो डॉक्टर न्यूटन बोला नहीं, ये हुआ है, ये होता था, इसको ये ठीक है, लेट इट गेट पब्लिश्ड। तो उनने सारा कॉन्फिडेंस दिया था। ओके, नाइस। सो देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर।
ये है स्कॉटलैंड। ये संका बैठा है और खूब अच्छी धूप है और क्योंकि ये बैठ जाता है, शॉपिंग हम लोग बाकी लोग करते हैं। मेरी मॉम खड़ी है इसके बाजू में अपना हैट लेके इसको सन से बचाने के लिए। So sweet. तो लेकिन इस फोटो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो संका के पास बैग रखा हुआ है, वो हमारी सारी शॉपिंग उसमें डल रही थी और संका बाहर बैठा हुआ था, तो हम लोग सारा अपना शॉपिंग करके वहाँ पे पटक रहे थे सामान। और थोड़ी देर में हमने देखा कि वो बैग है ही नहीं वहाँ पे। तो संकल्प और कृषिव जो हमारा सन है वो ऐसे ही थोड़ा आगे पीछे गए होंगे और हम लोग बाकी शॉप्स में घुस गए और फिर वो बैग खो गया। एंड सबसे ज़्यादा टेंशन पापा को हो रही थी क्योंकि उनने जो शॉपिंग करी थी वो लास्ट पेयर ऑफ जीन्स था उस साइज़ में, तो उनको लग रहा था अरे इनमें तो खो गया। फिर बहुत तिगड़म लगाई। कुछ शॉप्स में उनका सीसीटीवी फुटेज हमने निकलवाया कि देखने की हमने उठाया, कहीं गलत किसी और ने तो नहीं उठा लिया। फिर जाके किसी बैंक की सीढ़ियों पे बैंक में मिला, तो थैंकफुली मिल गया था। तो उस फोटो में वो बहुत इम्पोर्टेंट बैग है क्योंकि हम लोग आज भी उसको देख के याद करते। तो मुझे भगवान ने बचा लिया। वरना पूरी जिंदगी सुनना पड़ता। बिल्कुल। अभी भी सुनता है थोड़ा बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। दिस वाज जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कन्वेंशन 5 हम दोनों ने होस्ट किया था। आई थिंक यू रिमेंबर, आई डोंट थिंक हम सोए थे। 36 आवर्स आई थिंक हम नहीं सोए थे। तुम शायद 15 मिनट सोए होंगे, लेकिन क्योंकि उन दिनों के पहले हम लोग इतने बिजी चल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर पाए थे कि हमें क्या बोलना है वो 2 दिन के कन्वेंशन में। तो हम लोग पूरी रात उठ के उसके लिए प्रिपेयर करते थे और बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, लेकिन इट वेंट वेरी वेल और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो संकल्प डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ स्टेज पे होना ही एक हाईलाइट है इस पिक्चर का, और हम जुड़ पाए उनके साथ इस कन्वेंशन में। ये बहुत बड़ा, आई थिंक वी आर लकी टू बी अराउंड देम। सो देखते हैं नेक्स्ट फोटो। ये है हमारा सन है, उसका नाम है कृषिव। इस फोटोग्राफ में वो 13 इयर्स का हुआ था, उसका बर्थडे का है ये, और ये लॉकडाउन के टाइम था। तो लॉकडाउन के टाइम हम अलग अलग जगह अटक गए थे। ये गुड़गांव में था और मैं सागर में थी अपने पेरेंट्स के यहाँ कृषिव के साथ। और यहाँ पे इस फ़ोटो में आप देखेंगे कि वो वीडियो कॉल पे है संकल्प। तो जब केक कटिंग हो रही थी तो फ़ोटो खिंचाई हुई हम तीनों की, और ये 13th बर्थडे मिस हो गया था इसका बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। हाँ, मुझे बहुत स्पेस मिला लेकिन शायद ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस मिल गया। तो बहुत अच्छी मेमोरी भी नहीं है कि पहला बर्थडे मिस करा होगा मैंने अपने बेटे का, एंड दैट टू हिज 13th। देखते हैं नेक्स्ट फोटो। तो ये आप सब एक के बाद एक सेलिब्रेशंस की फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं। ये केक पे लिखा हुआ है 17, तो दिस वाज आवर 17th मैरिज एनिवर्सरी। और ये भी लॉकडाउन के टाइम है, तो केक होममेड दिख रहा होगा आपको क्योंकि कोई केक डिलीवरी होती नहीं थी। तो दिस वाज द फर्स्ट केक जो मैंने लाइफ में बनाया है। सरप्राइजिंगली वो जल गया था, बहुत जल गया था, लेकिन कच्चा भी था वो एट द सेम टाइम। तो आई डोंट नो मैंने क्या किया था, लेकिन टेस्टी था। सही जवाब। ये तो आई थिंक परपेचुअल है। एज अ हस्बैंड उनको बोलना ज़रूरी है लाइन। ठीक कर रहे, बिल्कुल ठीक जा रहे। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये सेपेंग एक जगह है जहाँ पर ये ओवर वाटर रिजॉर्ट था। बहुत ही सुंदर, हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा पानी के ऊपर रहने का। लेकिन ये जो पोज़ है ये मेरा और मेरे बेटे का फेवरेट पोज़ है। चाहे पहाड़ हो चाहे समुंदर हो, हमारी हमेशा ये एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर होती है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ नहीं खिंचवाता हूँ, लेकिन एक ये शायद एक फ़ोटोग्राफ है जो हमेशा हमारी हर ट्रिप पे रहती है।
एक फ़ोटो ऐसे इस पोज में मिलेगी आपको। थैंक यू हमारे साथ इतनी अच्छी मेमोरीज शेयर करने के लिए। हमने बहुत इन्जॉय किया और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी बहुत इन्जॉय करेंगी। तो चलिए लेकर चलते हैं संकल्प और रोशनी को हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर। सो रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं आप दोनों से सवाल करूंगी और आप दोनों को ही उसका आंसर देना है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, हमें बताइए। आई थिंक इसका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है। इसके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। ये झूठ तो बोलता ही नहीं है, और लेकिन जो बोलता है बिल्कुल फील करता है तो वो बोलता है, अदरवाइज़ वो बोलेगा ही नहीं। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं बहुत सीखता हूँ रोशनी से, और बहुत कुछ है इससे सीखने के लिए अभी भी। So what are the 3 things on your bucket list? Skydiving and meditation at the Kailash पर्वत। मुझे लगता नहीं है मैं कैलाश पर्वत पहुंच पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उसके लिए बहुत फिजिकल स्टैमिना वगैरह चाहिए। लेकिन पिरामिड्स में, इजिप्ट के पिरामिड्स में मेडिटेट करना, दैट इज़ ऑन हाई ऑन माय बकेट लिस्ट। So what are the 3 top adventures you've had already in your life? एक तो जब हम डीप सी डाइविंग के लिए गए थे अंडमान में, और तो मुझे ओशन से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं गई पानी में, और डीप सी डाइविंग एक हो गया। और आई थिंक सेम जगह पे स्नॉर्कलिंग करी थी, एक्चुअली अंडमान में स्नॉर्कलिंग करी थी, and that was just amazing. The colors of the sea and the world below the sea, below the water was absolutely brilliant. And अगर मैं एक अपना spiritual adventure बताऊं, so लूका एक इटालियन spiritual master हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप कराई थी विजन क्वेस्ट, जिसमें 4 दिन बिना खाने के, बिना पीने के रहना होता है। एंड जब स्टार्ट हुआ वो वर्कशॉप, उसमें करीब 10 लोगों ने दे साइंड अप, और सिर्फ एक बंदे ने पूरा करा, वो मैं था। और वो एक्सपीरियंस ऑन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वाओ। मेरा भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लूका के ही साथ था। वो भी एडवेंचर ही कहेंगे, क्योंकि हम लोग 6 दिन बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस रिट्रीट था उसका नाम, कंप्लीट डार्कनेस में थे। तो जैसे एसी के रिमोट में जो फ्लोरेसेंट बटन्स होते हैं, उस पर भी ब्लैक टेप लगाया हुआ था, तो अपना हाथ तक नहीं दिखता था। तो वो जो 6 दिन थे उसमें बहुत अच्छे डीप इंटेंस पावरफुल एक्सपीरियंसेस हुए, तो वो बहुत ही मज़ेदार था वो। Wow, thank you for sharing this. So what's your favorite childhood memory आप दोनों की? I lost both side of my grandparents very very early, but my favorite memory is still that my nanima putting oil on me. So वो memory is still very vivid and beautiful. I think मेरा 2 हैं। एक मेरे बर्थडे पार्टीज़ बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होते थे, बर्थडे ड्रेस बहुत बड़ी चीज़ होती थी, मम्मी पापा बहुत सारे नए गेम्स बनाते थे, और दूसरी है कि जो हम समर्स में वेकेशन में के टाइम ट्रिप्स लेते थे अपनी फैमिली के साथ, वो 15-20 डेज़ की ट्रिप्स होती थी। आप नॉर्थ जाते थे मोस्टली। 4 धाम मेरे बचपन में ही हो चुके थे। तो ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग, ये सब बहुत शौक है फैमिली को भी, तो दोज आर वेरी गुड मेमोरीज। So what do you consider your greatest success? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद 3-4 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन हमारे जॉइंट सक्सेस मैं बोलूँगा कि हमारी एक किताब आई है, वो सबसे बड़ी सक्सेस है। मैं भी यही बोलती। Okay. So what do you value in a relationship? Letting the person be the way they are. I think giving them space, I think that holds you. I think respect for each other, और एक दूसरे के मतलब आप लाइफ पार्टनर हो, लेकिन अगर खुद के फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ये नहीं आएगा
इसके फ्रेंड्स हैं तो मैं नहीं जाती यूजुअली, क्योंकि फिर वो लगता है कि अच्छा मेरा पार्टनर बोर तो नहीं हो रहा, मैं उसको अटेंड करूं कि अपने फ्रेंड से बात करूं, क्योंकि वो आपका लिमिटेड टाइम होता है अपने सर्कल के साथ। तो और एक दूसरे की फैमिली में घुल मिलना और अपने मतलब इसकी फैमिली को मैं अपना बनाऊं, मेरी फैमिली को ये अपना बनाए, वो मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। द वे ही ट्रीट्स माई relatives and my parents, so that's. So what was your first impression of each other? मैं बताती हूँ पहले। तो हमारी फूड एंड बेवरेज क्लास थी, रैपिड फायर है लेकिन मैं जल्दी बोलती हूँ या तो हमारी फूड एंड बेवरेज कॉलेज में क्लास थी, और उसमें लंच टाइम होता है जो बहुत बिज़ी टाइम होता है। तो हम लोग सारे फर्स्ट ईयर में थे और हम लोग अंदर बाहर सर्विस एरिया, लंच रेस्टोरेंट में प्लेटर्स ला रहे हैं, ट्रेज ले जा रहे हैं बार बार, तो बहुत 2-1 घंटे बहुत बिजी रहता है, एंड वी आर ऑन आवर फीट ऑल द टाइम, वी कैन नॉट सिट। तो मैं जब अंदर बाहर कर रही थी तो मैं देखा, मैं इसको ज़्यादा जानती, इसका नाम भी नहीं जानती थी, मैं देखा मैं अंदर जा रही हूँ और बाहर आ रही हूँ, बार बार चक्कर लगा रही हूँ। हम लोग पूरा बैच में सारे काम कर रहे हैं और एक बंदा है जो एक चेयर पे आराम से बैठा हुआ है बिल्कुल ऐसे। तो मैं बोला यार ये सही है, ये चिल कर रहा है, ये फर्स्ट ईयर में हमारा बैचमेट है, ये चिल कर रहा है, हम इसको डांट भी नहीं पिट रही है। और उसी मोमेंट पे मैंने इसका ये एक तिल है यहाँ पे, इसको देखा और पता नहीं जैसे दिल ठहर सा गया कि अच्छा तुम हो, मतलब मैं अंदर की आवाज़ ने बोला, तब मुझे पता नहीं था कि दिल की आवाज़ भी कुछ होती है। तो इट इज़ ओनली अब मैं जब मुझे किसी ने पूछा कि पहले इम्प्रेशन क्या था जब सालों बाद, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने इसको देख के इसको पहचाना था लेकिन नहीं भी पहचाना था। तो फर्स्ट ईयर में हमारी बात ही नहीं हुई फिर, और मेरी इससे हमेशा कंप्लेन यही रही है कि तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले, बचपन में मिल जाते। तो मेरी पहली मेमोरी एक किचन की क्लास में थी, हम दोनों ऑब्वियसली शेफ़ यूनिफॉर्म्स में होंगे, और रोशनी एक मेरे बैचमेंट के पीछे बेलन लेके भाग रही थी। वो शायद हमारे टीचर आए नहीं थे तो वो हंसी मजाक एंड मुझे उसकी रोशनी की स्माइल बहुत अच्छी लगी थी फर्स्ट टाइम। सो हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस? एक ज़रिया ढूंढा है मैंने जिसको मैं मिड लाइफ क्राइसिस भी बोलता हूँ, वो है मेरी मोटरसाइकिल। और जनरली 1 घंटा 2 घंटा के लिए राइड पे निकल जाना, आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प करता है। दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, जब भी थोड़ा हैवी फील होता है या लगता है कि पता नहीं दिल क्यों बैठ रहा है, तो इससे बात कर लेती हूँ तो समझ आ जाता है, वो रूट तक मैं पहुँच पाती हूँ कि मैं क्यों स्ट्रेस हो रही थी, और ये बिल्कुल उसको सुलझा देता है मुझे। तो आई थिंक ही इज़ माई स्ट्रेस रिलीफ, स्ट्रेस बस्टर। सो एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई थिंक जिस तरह रोशनी ने एक पिलर की तरह खड़ी थी मेरे फैमिली की, मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली के साथ जब अच्छा टाइम नहीं था, तो रोशनी हैज़ बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, सो इटर्नली ग्रेटफुल रोशनी। मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि ये मुझे जैसी मैं हूँ वैसे जीने देता है। तो कॉलेज से लेके आज तक मुझ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लोगों को लगता है, क्योंकि ही अलाउज मी टू बी हु आई एम, एंड आई लव हिम फॉर दैट, सो थैंक यू। चेंज नहीं करना चाहता है मुझे। नाइस। सो आपका सबसे बड़ा सबक जो अध्यात्म में आने के बाद आप दोनों ने सीखा? मुझे लगता है कि मैं अपनी सिचुएशंस को अब किसी और को ब्लेम नहीं करता हूँ, और ये सीख के अपने अंदर झांक के देखो उसका रीज़न क्या है। आई थिंक ये बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ रही है मेरे लिए। और अगर मैं एक और चीज़ बोल पाऊँगा तो एक ड्यूरिंग ब्रेथ वर्क वर्कशॉप दैट आई डिड इन हैदराबाद अंडर डॉक्टर न्यूटन, मैंने अपने आप को जन्म लेते हुए देखा, और मैं सी सेक्शन बॉर्न हुआ था। पूरा वो एक्सपीरियंस, वो 1 घंटे का जो सेशन था वो भी बहुत लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। और एक वो
मेंटल बिलीफ कि आपको हमेशा एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है रादर देन यू बीइंग बॉर्न नेचुरली, दैट वाज प्लेइंग इन माय साइकी ऑल थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई नो दैट आई वाज अ डिफरेंट पर्सन बिफोर दैट। और उस सेशन के बाद मुझे हमेशा हेल्प मिल गई है लोगों से, लेकिन मुझे कभी उसकी एक इनहेरेंट नीड नहीं रही है। सो दैट वाज क्वाइट अ बिग रेवलेशन। मेरे लिए आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया है कि हमें रिस्क लेनी चाहिए। हम अपने पर्सनालिटी को एक बहुत लिमिटेड समझ के जीने लग जाते हैं, राइट। तो मतलब बाउंडलेस हैं हम, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता कि हम में कितनी बाउंडलेसनेस है। और मेरे को बिलीव है कि हम ज़िंदगी में वो करने आए हैं जो हमें नहीं आता है, तो आगे बढ़ो और करो और करो। आप इतने छोटे नहीं, आप बहुत बड़े हो। एक्सेलेंट। सो आप दोनों को याद है कि आप दोनों ने एक दूसरे को सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? मुझे नहीं याद है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं याद है। मैं इसको बहुत कम गिफ्ट देती हूँ, क्योंकि ये इसको कुछ चाहिए होता है, ये खुद ही अपने आप ही ले लेता है। बर्थडे गिफ्ट भी अपने आप ले लेता है, तो ही इज़ मेड माई लाइफ वेरी सिंपल। That doesn't mean you should not try. I like that. मेरा सबक आज का। तो मेरा पहला गिफ्ट होगा शायद हमारा सेकेंड डे होगा गोइंग अराउंड जब स्टार्ट हुई थी, तो रोशनी को बहुत अच्छी पसंद थी कैडबरीज की क्रैकल चॉकलेट। सो आई थिंक वो पहला गिफ्ट था। पिघली हुई थी बिल्कुल, उसके जीन्स के पॉकेट में से निकाल के दी थी, उसका शेप भी बिल्कुल था। लेकिन हाँ, थैंक यू। लेकिन मैं एक सबक शायद सारे आदमियों को देना चाहता हूँ कि क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए। सो रोशनी के बर्थडे पे मैंने सोचा कि एक घर का कुछ सामान दिया जो बहुत सुंदर था, और मैंने सोचा बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। फाउंटेन था मेरे बर्थडे पे जो मैंने रोशनी को दिया, और वो कम से कम 2 घंटे रोई होंगी उसके बाद। तो ये नहीं करना है। पर्सनल सामान देना चाहिए, घर का सामान नहीं देना चाहिए बर्थडे पे। नहीं, बीइंग अ वाइफ आई कैन थिंक अबाउट इट। उन्हें लगा होगा कि आप उनके एंगर को डिपिक्ट कर रहे हैं उस गिफ्ट के थ्रू। फाउंटेन। I genuinely believe that was a good gift, but I know better now. That's so sweet of you. So बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड था, और इसके साथ ही हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो संकल्प, रोशनी, आप दोनों के पास ये प्लग कार्ड है। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, अगर उसका आंसर आपकी तरफ है तो ये आंसर अपनी तरफ ये प्लग कार्ड करना है, और सामने तो फिर सामने। ठीक है, डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? ये बहुत रोता है। अच्छा, बहुत रोता है ये डरावनी पिक्चर देखती हैं तो फिल्म को नहीं देखती हैं, मुझे देखती हैं, क्योंकि उनको कोई चीज़, और अगर आपको कोई डरावनी चीज़ दिख रही है और कोई आपको देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, तो आपको ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे इससे ज़्यादा डर लगता है। सो आई थिंक ये ज़्यादा ड्रामेटिक है। और ये नहीं रोता, ये मैं ऐसे बोल रही थी। सो आप दोनों में से कौन एक बार में कभी फ़ोन नहीं उठाता? आई थिंक दोनों ही नहीं। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं उठाते। ये बिजी रहता है तो नहीं उठा पाता है, मैं उठा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई वो नहीं है। हाँ। नहीं, Yes, कुछ ma'am. नहीं। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? रोशनी। अच्छा, एडमिटेड। आप दोनों में से घूमना फिरना किसको ज़्यादा पसंद है? रोशनी को ज़्यादा। मैं सीख रहा हूँ। आप दोनों में से ज़्यादा कौन बोलता है? ये बहुत बोलता है, आपने तो देख ही लिया होगा। अभी तो ऑडियंस को भी पता चल गया है। आप दोनों को ये डायलॉग एक दूसरे के लिए बोलना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से डायलॉग्स हैं आप दोनों के लिए। तो रोशनी, आपके लिए, आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। सॉरी। फॉर संकल्प, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है,
और हार के जीतने वाले को बाजी कर देती। दैट्स क्यूट। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारा ये राउंड भी ख़त्म होता है और हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक एक संसार में निर्वाण, जैसे कि हमारे शो का नाम है, उसके अकॉर्डिंग एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हाइजीन के बारे में, सफाई के बारे में, ब्रश करना, नहाना, फ्रेश कपड़े पहनना, घर की भी सफाई हम देखते हैं, डस्टिंग होती है, झाड़ू होता है, पोछा होता है, दिवाली में दीवारें तक पुतती हैं, लेकिन हमें दिमाग की सफाई के बारे में कोई ज़्यादा बताता ही नहीं है। तो ध्यान और ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपका लाइफ टूल है, तो जो आपने अगर प्रैक्टिस करके सीख लिया तो आप उसको कभी भूल नहीं सकते, वो आपसे कभी छूट नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि दिमाग की सफाई अगर आप रोज़ करते जाएं तो आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलती है, क्योंकि आप अपने आप को रोज़ क्लेंज करते हो, और जब आपका दिमाग साफ़ रहता है तो आपका दिल साफ़ रहता है। तो आई थिंक मेडिटेशन से शुरुआत करनी चाहिए सबको, और आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए और बताना चाहिए, अवेयरनेस पर आनी चाहिए कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। मैं कोई नहीं हूँ किसी को एडवाइस देने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक जर्नी पे हूँ, लेकिन ये कुछ शब्द हैं एक गाने के जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। वो है, जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर छुपके, तेरे अंदर एक समुंदर क्यों ढूंढे दुबके दुबके। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आया आप दोनों की जर्नी के बारे में जानकर, और काफ़ी इंस्पायरिंग था हमारे ऑडियंस के लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी टू कम ऑन दिस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सो ऑडियंस, आपने ज़रूर देखना है ये शो, बिकॉज़ बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़, एक्सपीरियंसेस हमें शेयर किए हैं संकल्प और रोशनी ने। और कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए PMC हिंदी संसार में निर्वाण सीज़न 3, और फिर हाजिर होंगे एक नए कपल के साथ। सो जुड़े रहिए। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।